चलो, सो द टॉपिक इज कोलिजन्स। कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन का मतलब क्या है? सो कोई व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, तो उसको हम बेसिकली कोलिजन कहेंगे। एक मिनट रुक जाओ। सही है अब? ओके, चलो। सो दो ऑब्जेक्ट्स जब कोलाइड हो रहे हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे पे कोलाइड हो रहे हैं, सो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो इस कंडीशन में जो भी फोर्सेस लगेंगे वो हम लोग बोल सकते हैं कि द फोर्सेस आर इंटरनल फोर्स। क्या आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पता है? इंटरनल फोर्स किसे कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स किसे कहेंगे, नहीं सर पता, राइट? पता तो है, पहले ये समझ उसमें लेते हैं। जेडब्ल्यू क्लास में इंटरनल बताया था इंटरनल फोर्स यानी कोई सिस्टम के अंदर बताया था ना? यस। अगर कोई हाँ बॉडी फोर्स लगा रही सिस्टम के जैसे अंदर दो की जो ऑब्जेक्ट फोर्सेस को है दैट सिंक इज नोन एज इंटरनल फोर्स। यस यस, परफेक्ट। ओके, इंटरनल फोर्स का मतलब दो बॉडीज अपने अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे दैट इज नोन एज इंटरनल फोर्स। अगर कोई बाहर का ऑब्जेक्ट आके इस पे फोर्स लगाएंगे देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स, राइट? सो यहाँ पे जब कोई दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं तो हम लोग जो भी फोर्स इस पे लग रहा है वो कौन से टाइप का होगा? इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, विच मीन्स अगर फ्रिक्शन लग भी रहा होता तो मैं क्या बोलता कि फ्रिक्शन इस पर नहीं लग रहा है फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब वो कोलाइड कर रहे हैं उस कोलिजन के मोमेंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत ही कम है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, राइट? फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जो भी मोमेंटम चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? इंटरनल फोर्स की वजह से होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ये बेटा? गुड आउट। ओके, सो जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर इंटरनल फोर्स। तो लिख लो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स collide with each other, when two objects collide with each other, the force acting on them is internal force. The force acting on them is internal force. लिख लें यहां तक? Force acting on them is internal force. Good out. Good out यहां तक? ओके, आगे लिखेंगे। आगे लिखेंगे in collision as there is no external force, in collision as there is no external force, in collision as there is no external force, there is no external force, the momentum of the system, the momentum of the system remains conserved. लिखा? the momentum remains conserved. लिख लिया बेटा? अरे हाँ ना, कुछ बोल लो। हाँ सर। ओके, मोमेंटम्स रिमेन कंजर्व। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज बॉल 1, दिस इज बॉल 2। ये जो फोर्स है इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1 बिकॉज ऑफ 2। ये जो फोर्स लगा वो है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 2 बिकॉज ऑफ 1। कोई डाउट यहाँ तक? ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, अब ये जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके हिसाब से मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकता हूँ इस पे। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करेगा। सो F12 को क्या लिख सकता हूँ? F12 को लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ या ना? ओके, टाइम को इधर ले आते हैं। सो डेल्टा P1 कितना हो जाएगा? डेल्टा P1 हो जाएगा F12 टाइम्स टी। कोई डाउट यहाँ पे? तो आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, जितने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगा वो डेल्टा टी टाइम। सो डेल्टा P1 हो जाएगा F12 डेल्टा टी। सिमिलरली F21 की बात करें तो ये फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट 2 पे, तो ये किसका मोमेंटम चेंज करेगा? ऑब्जेक्ट 2 का मोमेंटम चेंज करेगा, डेल्टा P2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो यहाँ से डेल्टा P2 चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू F21 टाइम्स डेल्टा टी। को डाउन यहाँ तक?
दोनों का डेल्टा टी और दोनों का डेल्टा पी समझ में आ गया। ओके, अब अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दे, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। हाँ या ना? हाँ सर। ओके, यस सर। F21 और F12 की जो वैल्यूज है वो पुट कर लेंगे अगर, तो आ जाएगा डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। Delta T is the time duration in which force is acting. In both the cases, the delta T will be the same. जिसने जब तक कांटेक्ट में रहे तब तक एक दूसरे पे फोर्स लगाया। ओके, सो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। So I can write delta P1 plus delta P2 is equals to 0, which means change in momentum of 1 plus change in momentum of 2 will be is equals to 0, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ delta of P1 plus P2, दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है, दोनों का जो फाइनल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, एडिशन ऑफ दिस टू विल बी ऑलवेज इक्वल। और नया चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स विल बी इज इक्वल टू 0। मतलब इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकता है पर जो एडिशन है मोमेंटम का वो चेंज नहीं होगा। कोई डाउट? दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, राइट? आ रहा है समझ में? इतना लिख लो फटाफट। Am I audible? यस सर। यस सर, क्लियर। जल्दी से लिख लो, इतना जल्दी से लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर। हो गया? लिख लिया? यस सर। ओके, आगे लिखो, आगे लिख लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल फॉर इन एवरी टाइप ऑफ कोलिजन। Law of conservation of momentum is applicable for every types of collision, चाहे कोई भी collision हो दुनिया में, ओके, हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहेगा। ओके, लिख लिया यहाँ तक? सर वो तो तब तक वैलिड है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। हाँ, मतलब मतलब सिस्टम कोलिजन में हम लोगों ने पहले ही बोला ना, पहले ही कोलिजन के लिए क्या लिखा है? देयर कि इज हम नो एक्सटर्नल फोर्स को ही मान। हाँ यस यस, वो हमने पहले ही लिखा। अब इसके अंदर भी और भी टाइप के फोर्सेस आते, सॉरी, और भी टाइप के कोलिजन्स आते हैं। तो चाहे कोई भी टाइप का कोलिजन हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये लॉ ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो हर एक टाइप के कोलिजन के लिए वैलिड रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़े। आगे लिख लो टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, उसमें पहला लिखो इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन्स। ओके, सो अब क्या है ये इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब हुआ? चलो देखें, स्टार्ट करें। जेई में पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है? नहीं सर, अभी नहीं इलास्टिक पढ़ नॉन रहा। इलास्टिक ऐसा कुछ नहीं करवाया ना? ओके, नहीं चलो नहीं देखो सर। जल्दी से देखना। ओके, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। दो बॉल्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, उस कोलिजन को हम लोग फ्रेम टू फ्रेम तुम लोगों ने शायद देखा ही होगा ऐसा। ओके, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे तुमने जिसमें स्लो मोशन कैमरा से बैट और बॉल का कोलिजन रिप्रेजेंट करते हैं। देखा होगा ऐसा? बहुत ही स्लोली स्लोली उसको दिखाते हैं स्लो मोशन कैमरा के यस थ्रू, सर, वो एक्शन राइट? वो रिप्ले में भी दिखाते हैं सर ऐसे ही। रिप्ले में तो बहुत फास्ट कैमरास होते हैं बेटा, तो वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जहाँ पे कोलिजन हो रहा है उसको तुम यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी जगह पे ऐसा स्लो मोशन देखा होगा, जिसके अंदर बॉल जो ऐसा सर्कुलर दिखता है जनरली, पर जब वो बैट से टकराता है तो पूरा उसका डिफॉर्मेशन दिख जाता है, वो सर्कुलर नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है? स्फेरिकल बॉल नहीं दिखेगा तुम्हें। देखा हुआ है, नहीं देखा ऐसा कभी वीडियो? देखा है।
नहीं देखा देखा है था सबने? कभी, नहीं देखा नहीं था। देखा कभी? कोई बात नहीं, इस लेक्चर के बाद एक बार देख लेना, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना स्लो मोशन ऑफ कोलिजन, ऐसा कुछ लिख लेना। ओके, तो ओके जब दो बॉल्स टकराते हैं या फिर एक बॉल और एक बैट टकरा रहा है, तो बॉल हमें दिखता है इतना बड़ा था, पर जो उसको बहुत ही स्लो डाउन करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है जब वो बैट से टकराता है तब, और फिर जैसे ही बाहर जाता है वापस उसी शेप पे वो आ जाता है। आ रहा है समझ में? गुड आउट। तुमने या फिर कुछ नहीं तो ये तो देखा ही होगा कि मान लो किसी को मैं मुक्का मार रहा हूँ, तो ये पूरी जो स्किन अपनी है वो पूरा हिलता रहता है धीरे धीरे, स्लो मोशन में अगर देखा होगा वो वाला वीडियो, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लग रहा है तो उसका शेप चेंज होता है। सिमिलरली कोलिजन हो रहा है तभी भी ये चीज होगी। समझ में आ रहा है ये? जिसको हम जनरली डिफॉर्मेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है बेटा? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो सेम वे में जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहे हैं, अगर इसको मैं बहुत ही स्लो 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 देखूं तो क्या होगा वो डिस्कस करना है। चलो, तो सबसे पहले बताओ, ये कुछ स्पीड से आ रहा होगा, लेट से u1, इसकी स्पीड मान लो u2 है, दोनों आ रहे हैं, या फिर v1 vi ऐसा कुछ लिख लेते हैं, इनिशियल स्पीड vi डैश ऐसा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? सही है, दोनों बॉल्स आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, इन दोनों के पास कौन सी एनर्जी होगी? इन दोनों के पास एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई डाउट? ओके, जब टकराएंगे तब क्या होगा? जब टकराएंगे तो क्या होगा? कुछ इस तरह से मैं स्लो मोशन दिखा रहा हूं कि जब टकरा रहे हैं तो दोनों का शेप जो है उसमें कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन आ रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कोलिजन में क्या लिखा हमने? सबसे पहला वर्ड क्या लिखा? इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक मत लिखो, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, नॉन इलास्टिक मत लिखना, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो कोलिजन में डाउट था क्या डाउट है, बोलो। सर। मतलब कि एक क्वेश्चन था सर कि जो मुझे आया नहीं कि ऐसा था कि इन अ कोलिजन ऑफ कार एंड अ स्मॉल साइकिल वाइडर साइकिल सफर्स अ लॉट देन अ कार। हाँ, ये तुमने शायद डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ में। नहीं सर, मैं ओके, क्वेश्चन वापस बताता हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन, एक कार और एक साइकिल जब टकरा रही है, कौन किस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? तो दोनों इक्वल लगाएंगे। कौन किस पे ज्यादा फोर्स इक्वल लगाएगा? फोर्स लगाएंगे सर दोनों। यस, दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यस सर। अब फोर्स जो होगा वो भले ही इक्वल हो, पर फोर्स की इफेक्ट भी इक्वल होना जरूरी नहीं होता। जैसे कार और एक साइकिल जब टकरा रही है, जब कोलिजन हो रहा है, ओके, लेट से दो ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन्स हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे, लेट से एफ, इस पे भी फोर्स लगेगा एफ, हाँ या ना? ये जो फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, लेट से दिस मास इज m1, इसका मास बोल लेते हैं m2। दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं बाय एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, सो इसका जो फोर्स लग रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये इस पे लग रहा है, सो मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ m1a1। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी F है, उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? m2a2 लिख सकता हूँ। और ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल है, अगर फोर्सेस इक्वल है तो m1a1 भी क्या होगा? m1a2 के इक्वल होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। अब अगर देखो m2 तुम्हारा छोटा है, इफ m2 इज लेस देन m1, अगर ये वैल्यू छोटी है तो इस वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा इक्वल होने के लिए। दो प्रोडक्ट है, ये वैल्यू छोटी है तो a2 क्या होना चाहिए? a2 शुड बी ग्रेटर देन a1। तो जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? जब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स पे, तो जिसका मास कम है उस पे एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा। तो कार और साइकिल जब टकरा रही है, मास किसका कम है? साइकिल का, तो उससे उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो क्या होगा? कार का जो बिल्ड मटेरियल है, बिल्ड क्वालिटी है, और साइकिल की जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें बहुत डिफरेंस है।
राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, कार पे ज्यादा फोर्स, मतलब कार पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उसकी डैमेज जो होगा वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? गुड आउट। नो सर। नो सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन इधर हम ऐड करके पूछ लेते हैं जब इसका डिस्कशन चल रहा है। तो मान लो एक कार और ये साइकिल टकरा रही है, ओके, किसमें मोमेंटम का चेंज ज्यादा होगा? कार का मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा या साइकिल का मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा? किसका मोमेंटम में चेंज ज्यादा आएगा? क्या आएगा? ये भी इक्वल आएगा, राइट। ये डिस्कस Equal किया था आएगा हमने, मोमेंटम भी इक्वल होगा। ओके, चेंज इन मोमेंटम इन कार विल बी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इन साइकिल, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे फोर्स के लिए हम बोलते हैं कि एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, सिमिलर जब एक्शन रिएक्शन लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। आ गया समझ में? एनी डाउट्स? नो सर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? बढ़े आगे? यस सर। ओके, सो ये समझ में आ गया, एक्सेलरेशन वाला समझ में आ गया। चलो राइट, यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग वापस कोलिजन्स पे आते हैं। दो टाइप के कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अब एक बात बताओ, ये इलास्टिक का मतलब क्या होगा? व्हाट इज इलास्टिक? क्या होता है इलास्टिक? बताओ जल्दी से, इलास्टिक क्या होता है? फटाफट बोलो यार। सर रबर जो से एक्सपांड हो सके उसको खींचने रबर इलास्टिक है, ओके, वेरी गुड। और क्या चीज इलास्टिक दिखती है तुम्हें? और क्या इलास्टिक किसे कहते हैं? इलास्टिक का बेसिक मतलब क्या होता है? इलास्टिक नेचर का मतलब सर क्या होता है? सर मतलब उसका शेप डिफॉर्म होगा तो अगर फोर्स होगा तो डिफॉर्म हो जाएगा, और फोर्स जब ले लेंगे वापस तो अपने शेप में आएगा। यस, सो इलास्टिक नेचर का मतलब होता है इफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, रिगेन इट्स शेप, ओके, जो ऑब्जेक्ट का शेप है अगर उसको मैं चेंज कर दूं तो बाद में जैसे ही मैंने फोर्स हटा दिया तो वापस अपने उसी शेप में आ जाए, देन इट इज नोन एज इलास्टिक ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रबर में ही है। ओके, वो हम लोग अभी देख सकते हैं कि भाई रबर को खींचेंगे तो वापस नॉर्मल लेंथ पे आ जाता है, स्प्रिंग को खींचेंगे नॉर्मल लेंथ पे आ जाती है। तो जनरली हम बोलते हैं भाई स्प्रिंग जो है या फिर रबर जो है वो इलास्टिक है, बट ऐसा सिर्फ इसके पास नहीं है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास इलास्टिसिटी का एक नेचर होता है। ओके, इन सेम वे अगर ये दोनों टकरा रहे हैं और अगर यहाँ पे हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है, अभी इलास्टिक को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो ये दोनों टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद क्या होगा? अपनी क्या करेंगे? एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी या फिर और कुछ क्या बोल सकते हैं, अपनी शेप को क्या कर लेंगे? डिफॉर्म। वापस उसी शेप में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है कि जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं तब उनके जो शेप में जो चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन सब के हिसाब से कोलिजन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग ऑन यस सर। what is happening when the collision is happened, जब कोलिजन हो जाता है उसके बाद उसके शेप में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, उन सभी केसेस की वजह से 3 केसेस क्रिएट होते हैं। उसमें से पहला केस है इट इज कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। पहला केस क्या है? कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन नाम से क्या पता चल रहा है? बोलो जल्दी से। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन नाम से क्या पता चल रहा है? जल्दी बताओ। बेटा सर जो बहुत कम कोलिजन है वो रिस्पॉन्स आ रहा है कम्प्लीटली आजकल। हाँ, इलास्टिक है। उससे मतलब क्या वो फर्क पड़ेगा? जैसे कोलिजन के बाद अगर उसका शेप चेंज हुआ तो फिर वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा वो। यस सर। नॉर्मल शेप में आ जाएगा, राइट। या यस। फिर अब शेप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शेप जो है वो बेसिकली उसकी एनर्जी के हिसाब से चेंज होता है। मतलब जब इनके पास दोनों टकरा रहे हैं तो दोनों के पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है दोनों के पास, हाँ या ना? जब टकराएंगे तो ऑब्वियस बात है दोनों की स्पीड में क्या आएगा? चेंज आएगा। दोनों की स्पीड में चेंज आया, इसका मतलब क्या हुआ? उनकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, रिड्यूस हो रही है। वो एनर्जी कहाँ जा रही है बताओ? वो एनर्जी कहाँ जा रही है?
उसकी काइनेटिक ऐसा? एनर्जी में चेंज आ रहा है, वो एनर्जी कहाँ गई? तो वो इलास्टिक पोटेंशियल। हाँ, वो इस डिफॉर्मेशन में गई। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर जा रही है। इसको और अच्छी तरह समझना है तो इमेजिन करो कि हमारे पास ये जो बॉल्स है, इन दोनों बॉल्स को, बिकॉज हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा इमेजिनेशन होता है इलास्टिसिटी का किसकी वजह से? स्प्रिंग की वजह से। समझ में आ रहा है? तो मान लो ये दो जब कोलाइड कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन देयर इज अ स्प्रिंग्स, इस स्प्रिंग का कोलिजन हो रहा है, ऐसा समझो। समझ में आया? हाँ या ना? एक्चुअल में स्प्रिंग लगाई है क्या मैंने? Yes. नहीं एक्चुअल में लगाई स्प्रिंग सर। लगाई है बॉल्स के पीछे? नहीं लगाई। ओके, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको इमेजिन करवा रहा हूँ कि जब दो कोलाइड हो रहे हैं, ये स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आता है उस हिसाब से इसको इमेजिन करो। तो अब क्या होगा? स्पीड से आ रहे हैं दोनों, दोनों स्पीड से आके फिर स्प्रिंग को क्या करेंगे? कंप्रेस कर देंगे। दोनों जब टकराएंगे स्प्रिंग एकदम कंप्रेस हो जाएगी। हाँ या ना? कोई Yes, sir. डाउट? ओके, No, sir. तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ चली जाएगी? स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ कोई सर। डाउट? हाँ, sir. ओके, फिर अगर ये स्प्रिंग जो है वापस अपने बैक टू नॉर्मल स्टेट आएगी तब क्या होगा? बैक टू नॉर्मल स्टेट आएगी तब क्या हो जाएगा? इन बॉल्स के पास अब क्या, स्प्रिंग के पास कुछ Kinetic एनर्जी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। वो सारी क्या हो जाएगी? बॉल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? समझ में आया? अरे हाँ ना, जल्दी। हाँ सर, क्या हम हो समझ रहा रहे है? हैं। दो बॉल्स आए, टकराए टकराए, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो रही है। वो कहाँ जा रही है? तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है। उसके बाद वापस जब दूर दूर जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में लूज हो जाएगा, तब वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी मिल में जाएगी। कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है, देन इट इज नोन एज कंप्लीटली Completely इलास्टिक elastic। कोलिजन। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ रहे समझ में आ गया? कोई डाउट? सर यस बोलो। सर मतलब कोलिजन के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है बट लास्टली तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता ही नहीं है ना। हाँ, यही होता है कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया? यस सर। ये चीज जो हमने डिस्कस की वो किसके लिए डिस्कस की? कौन से कोलिजन्स के लिए डिस्कस की? कौन से कोलिजन्स के लिए डिस्कस की ये चीज हमने? कंप्लीटली इलास्टिक। कंप्लीटली इलास्टिक। समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ या ना? जल्दी बोलो बेटा सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी? क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं? बोलो बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रह रही है? हाँ सर। ऐसा बोल Yes. सकता हूँ? हाँ सर। पक्का? पक्का? कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रह रही है। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? अच्छी तरह से सोच के बताओ। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रह रही है, ट्रू फॉल्स? ट्रू है फॉल्स है? जल्दी। हेलो, पढ़ने का मूड नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है? अरे सर कोई आइडिया नहीं है मतलब क्या होगा। हाँ तो ऐसा क्या बोलो सर? ना, कोई आइडिया नहीं है। सबको, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर से चला जा रहा नहीं है। सर, आ अरे रहा है, आ यार रहा है तुम लोग वीडियो तो ऑन रख नहीं रहे हो। सर, आ रहा है सर। आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या हो रहा है? कोलिजन हुआ, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, फिर वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व्ड बोल सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ Yes. सर। पक्का। तो ध्यान से सुनो बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व्ड थ्रू आउट कोलिजन नहीं बोल सकते, क्योंकि बेटा कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ है? जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले है बाद में भी उतनी ही रहेगी, एंड थ्रू आउट भी उतनी ही रहनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। जब कोलिजन हो रहा है तब क्या हो रहा है?
काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलास्टिक में कन्वर्ट इलास्टिक हो रही है। पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? सो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन्स कंजर्व, नहीं, ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही है। हाँ, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कैसी रह रही है? इक्वल रह रही है, Conserve। कंजर्व रह रही है। बट ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? यस सर। यस गुड सर। आउट। मॉर्निंग सर। ड्यूरिंग द कोलिजन ऐसा नहीं हो रहा। हाँ बोलिए सर। सर ये फिर से सबके कैमरे बंद है। सर वो बंद ही रखते हैं, फिर से थोड़ी ना, किसी के कैमरे चल ही नहीं रहे। अभी सेकंड लेक्चर में सबको इन्फॉर्म किया था मैंने सर ऑन करने के लिए। सर मैं एक काम करता हूँ, लेक्चर्स लेना बंद कर देते हैं इन लोगों को, जो वीडियो वो ऑन सबसे रखेगा बेटर उसी को रहेगा सर। लेक्चर लेने का मिलेगा। ओपी सर से बोल दो कि इन लोगों के वीडियोस जिसको ऑफ है क्लास से बाहर ही निकालो। आप ही बैठ कर निकालते रहो ना सर, आप फ्री हो तो। अगर सर इनको राहुल दिक्कत सर, क्या आती है? इतने टाइम से 5 मंथ हो गए क्लासेस चलते, अब तक इनको ऐसा भी नहीं है कि कैमरा ऑन करके रखने क्लास में हमें। मैंने आप आए उससे 2 मिनट पहले ही आप इन लोगों को यही बोला कि आप वीडियो क्यों ऑन नहीं रख रहे हो। आप सिर्फ जस्ट आए और दिखाने के उससे लिए कैमरा 2 ऑन मिनट करेंगे फिर पहले जैसे। बोला। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में हमेशा याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी ड्यूरिंग द कोलिजन। ओके, कोलिजन से टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, जस्ट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी सेम रहेगी। आ गया समझ में? ओके, लिख लो, जल्दी से लिखो। इन अ कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, in a completely elastic collision, in a completely elastic collision, the kinetic energy of both the objects, the kinetic energy of both the objects is converted in elastic potential energy during the collision. In a completely elastic collision, the kinetic energy of both the objects, in completely elastic collision, the kinetic energy of both the objects will convert in will convert in will convert in elastic potential energy during the collision, elastic potential energy during the collision। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। elastic potential energy during the collision। ओके, एंड इसके बाद लिखना and the elastic potential energy is again converted, is again completely converted, is again completely converted in kinetic energy of both the objects after the collision। सर एक बार रिपीट करिए ना। हाँ, in completely elastic collision, the kinetic energy of both the objects is converted in completely elastic collision, the kinetic energy of both the objects is converted in elastic potential। Hello, am I audible? यस सर। during the collision and their elastic potential energy is again converted and their elastic potential energy is again converted completely into kinetic energy of the objects after the collision। Okay, सर अगेन कन्वर्टेड। again converted completely in again converted completely in again converted
completely in kinetic energy of the object after the collision. लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, इसमें लिखो अब, इसमें और आगे लिखो, इसमें और आगे लिखो. Hence, the kinetic energy is not conserved. The kinetic energy is not conserved during the collision. ये नोट करके ये अच्छी तरह से याद रखना. Hence, the kinetic energy is not conserved during the collision. However, initial kinetic energy and final kinetic energy will always be equal. However, the initial kinetic energy and final kinetic energy is always equal. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. No, Yes, sir. समझ में आ गया पूरा अच्छी तरह से? कंप्लीटली Yes, sir. इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? Yes, sir. बड़े आगे कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन समझ में आ गया? यस हाँ सर. हाँ सर. हाँ, sir. कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन समझ में आ गया पूरा? चलो, Yes. सो देखो, अब हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आगे. ओके, जो तुम्हारी बुक्स में दिया है, टेक्स्ट बुक में, उसके अंदर हाफ दिया हुआ है. मतलब जो तुम एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी में जो पहला जो क्वेश्चन दिया है, मतलब कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो इक्वेशंस दी हुई है वो आधी इक्वेशन है, पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है. तो हम लोग जो कंप्लीट इक्वेशंस है उसको उस पर ध्यान रखेंगे. ओके, चलो, क्या है? तो दो बॉल्स है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2. ये दोनों आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकते हैं. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक दूसरे की तरफ आए. ओके, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये और ये इस तरफ होगा तभी कोलिजन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. राइट? अगर मान लो पीछे वाले की स्पीड ज्यादा हो और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तभी भी कोलिजन तो हो ही सकता है. कोई डाउट? No, sir. अरे हाँ ना, जल्दी बोलते नहीं. रहो. नहीं सर. ओके, इट इज पॉसिबल. तो हम लोग अभी ऐसा ही मान रहे हैं कि भाई दोनों ये जा रहे हैं, इसकी स्पीड जो है, तो बेटा बुक्स के अंदर VI1 V12 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. तो बेटर मैं जो यूज कर रहा हूँ इनिशियल के लिए, हम लोग ने बचपन से सीखते आ रहे हैं क्या होता है इनिशियल, मतलब U. You. राइट? तो मैं Yes, इसको sir. U1 बोल देता हूँ, इसको U2 बोल देता हूँ. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? इसको U1 की जगह पे क्या लिखा है? VI1 VI2. ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की. हम लोग U1 U2 कंसीडर करके चले, कोई प्रॉब्लम तुमको? नहीं इतना सर. समझ में आ जाएगा? हाँ सर. हाँ, sir. ओके, चलो. सो भाई U1 और U2 दोनों स्पीड है. फिर क्या हुआ? दोनों टकराए एक दूसरे से. दोनों टकराए तो अब क्या होगा? दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे, ये सब हमें पता ही है. Yes, sir. उसके बाद क्या होगा? उस पर हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. एक की हो जाएगी V1, दूसरे की हो जाएगी V2. कोई डाउट? No. No, No sir. sir. कोई डाउट यहाँ तक? ओके, No, sir. वापिस ये मास m1 है, ये मास m2 है. राइट? अब सबसे पहले मैं इधर क्या लगा सकता हूँ? सबसे पहली चीज क्या लगा सकता हूँ? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. कंजर्व रहेगा मोमेंटम. ओके, सो लिखो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. पहले लिख लो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. साथ साथ लिख रहे हो या बाद में लिख लोगे? साथ साथ लिखते Sir, जाओ. साथ काम साथ करो, लिख रहे हैं. अप्लाइंग, हाँ साथ साथ लिख लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पहला इक्वेशन आएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. कोई डाउट? ये पहली चीज. No sir. नो सर. ओके, अच्छा, एक और चीज बेटा याद रखना, अपनी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर इनिशियल स्पीड ऑफ द फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 0, इज कंसिडर टू बी 0. समझ में आया? अपनी जो एनसीईआरटी दी उसके Yes, अंदर sir. क्या दिया हुआ है?
उसके अंदर क्या जीरो दिया हुआ है? जीरो। U2 जो है वो 0 दे रखा है। ओके, पता नहीं क्यों दिया, पर दिया हुआ है कि हम लोग वही केस देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है। ओके, बट हम लोग ऐसा जरूरी तो नहीं है, ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट मूव तो कर ही सकते हैं। सो हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो U1 U2 लेके कर रहे हैं। कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट? बढ़े आगे। मतलब सर हम ऐसा पहला मान के चल इक्वेशन रहे हैं कि बनेगा, दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग में है। सर हाँ दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। ओके। ओके, इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। ओके, अच्छा दूसरी चीज ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? 1D मोशन। 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन, 1D मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं 2D के लिए। ओके, चलो सो 1D के लिए ये पहला इक्वेशन समझ में आ गया। दूसरा इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी सिस्टम की वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। ओके, और ये विल नॉट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, ये याद रखो। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल की इक्वल नहीं होगी, कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है डिफॉर्मेशन में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। के ई आई क्या लिख सकता हूँ? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? इज इक्वल टू क्या लिख लू? हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। आया समझ में? हाफ 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 कैंसिल कर लेते हैं। m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। कोई डाउट? ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी से। ये एक इक्वेशन आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। यहां तक लिख लो फटाफट, यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? लिख लिया? डन डन डन। ओके, इलास्टिक कोलिजन को बेटा हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन जब भी तुमको बोले इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होगा? नाम से क्या पता चल रहा है? तो सीधा डायरेक्ट। हेड ऑन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? सर दोनों बॉडी के हेड हेड ऑन टकरा का रहे हैं। मतलब हेड टू हेड टकरा रहा है। ओके, सो दोनों बॉडी के हेड टकरा रहा है, इसका मतलब बेसिकली हमें ये समझना है कि दोनों बॉडीज जो टकरा रही है वो लाइन ऑफ मोशन में ही टकरा रही है। दोनों एक ही लाइन में ट्रैवल कर रही है, ये इधर से ट्रैवल कर रही होगी, ये ऐसा ट्रैवल कर रही है, दोनों हेड टू हेड टकरा रही है। अगर हेड ऑन कोलिजन नहीं होता, जैसे कि ये बॉडी इधर जा रही है, दूसरी बॉडी मान लो ऐसे जा रही है, लाइन ऑफ मोशन दोनों की सेम नहीं होती। अब इमेजिन करो ये दोनों टकरा रही है, ये ऐसे जाके टकरा रही है, ऐसे जाके टकरा रही है। अब क्या होगा? टकराने के बाद कहाँ कहाँ जाएगी? अलग ही लाइन में चली जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन नहीं बेटा, ये इधर बेटा, ये यहाँ पे टकराएगी तो फोर्स सर, ऐसा लगेगा इस पे, और इस पे फोर्स ऐसा लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन स्पीड की डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रही है। इसकी इनिशियल स्पीड इस तरफ थी और वो कुछ फोर्स जो लग रहा है वो तो कुछ अलग ही एंगल पे लग रहा है। तब क्या होगा? तब ये 2D मोशन स्टार्ट कर देगी। हाँ या ना? यस सर। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो हेड ऑन कोलिजन का मतलब 1D चल रहा है। हेड ऑन कोलिजन नहीं है तो फिर 2D मोशन हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़े आगे? यहां तक सबने लिख लिया? अरे जल्दी बोलो हाँ ना, तुम फटाफट आगे बढ़े। हाँ सर, समझ में आ गया। सबने लिख लिया? ये हेड ऑन कोलिजन का मतलब समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे? दो इक्वेशन, इसको हटा दूं। चलो दो इक्वेशन हमें मिल गए, दो इक्वेशन का क्या करेंगे? बताओ कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को? मुझे क्या चीज नहीं पता ये बताओ। इस इक्वेशन को किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें नहीं पता? क्या मास पता है? हाँ पता होगा ना सर, मास तो m1 m2 तो पता ही है। u1 u2 भी कोई ना कोई क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई दोनों टकरा रहे हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी दोनों की। हम इस दो इक्वेशन को किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? v1 एंड v2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है?
यस सर। अरे हाँ ना, Yes, sir. जल्दी बोलो, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? V1 एंड V2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो है उसमें से M1 एक तरफ ले लेते हैं। सो V1 वाले को इस तरफ बुलाए तो U1 माइनस V1 आएगा इज इक्वल्स टू M2 बाहर निकाल लो, V2 माइनस U2 आएगा। यस सर। अरे हाँ, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? ये जो किया उसमें No, sir. सेम चीज हम इसके लिए भी कर लेते हैं, सेम चीज इसके लिए भी कर लेते हैं, कर सकते हैं। ओके, सेम चीज इसके लिए करते हैं। क्या आएगा? M1 कॉमन निकलेगा तो आएगा U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू M2 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। हाँ ना? यस सर। इसको और इसको डिवाइड कर ले, इसको और इसको डिवाइड कर ले, या फिर इसको और उसको डिवाइड कर दे। ये बड़ा आएगा इसलिए इसको डिवाइडेड बाय दिस। तो M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो है वो क्या है? M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे M2 जो है V2 माइनस U2 इधर है, डिवीजन में M2 टाइम्स V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। हाँ ना? Yes. कुछ बोलो, आगे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सोचो भाई, अब क्या करेंगे? अरे यार कट करो, ये इधर कट। U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, U1 माइनस V1 और U1 प्लस V1। U1 माइनस V1 तो नीचे से कट जाएगा, तो U1 प्लस V1 फॉर्म बाकी बचेगा इधर। हाँ ना? और इधर क्या बचेगा? V2 माइनस U2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, V2 प्लस U2 बचेगा। अरे रे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सब सो गए। अरे आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ यस सर, आ सर। रहा है। U2 को इस तरफ ले आओ तो U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। आ रहा है समझ में? ये समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो देखो क्या हो रहा है। U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। U1 माइनस U2 क्या है? बताओ, U1 माइनस U2 क्या है? U1 माइनस U2 क्या है? चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी। नहीं सर, वो तो U2 माइनस U1 भाई, है, सॉरी सर। अरे अभी भी चेंज बेटा, चेंज जब होता है तो एक ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं, तो इसको चेंज नहीं बोल सकते। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस उसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, इधर कुछ और हो रहा है। पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी माइनस दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कर रहे हैं। ये क्या है? दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, ये कर रहे हैं। ये तुम्हें समझ में नहीं आया? यहाँ तक लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ इस एक्सप्रेशन को। रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं सर इसको। रिलेटिव, यस यस, अब बोल सकते हैं इसको कुछ। पहले ये लिख लिया यहाँ तक, ये लास्ट वाला लिख लिया, लास्ट वाला लिख लिया। चलो, सो ये जो U1 माइनस U2 है उसको ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा? ये बॉल जा रहा था U1 से, ये बॉल जा रहा था U2 से। U1 माइनस U2 कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? U1 माइनस U2 कर रहे हो मतलब U2 पे खड़े होके देखो U1 बॉल को। अगर तुम इधर खड़े होके इसको देखोगे तो इसकी वेलोसिटी तुम्हें कितनी दिखेगी? इधर बैठ के इसको देखोगे, इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? U1 माइनस U2 नहीं दिखेगी क्या? यस सर। अरे यार, Yes. हाँ ना, जल्दी। हाँ sir. इधर से खड़े होके इधर को देखोगे, या फिर इसको नंबर ले लेता हूँ। लेट्स ये 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। अब मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जब इसको आते हुए दिखेगा कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा? ये इसको कितनी स्पीड से आते हुए दिखेगा?
सर रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं पता। सर वेलोसिटी ये ऑफ इसको वन ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से आते हुए दिखेगा? 8 कितनी स्पीड से आते हुए दिखेगा बेटा? 8 8 मीटर पर सेकंड सर। 8 मीटर पर सेकंड ना, पक्का? हाँ सर पक्का। 8 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखेगा। पहला वाला मतलब जो U2 वाला जो है, ये वाला इसको 8 से आते हुए दिखेगा ना, तो बेसिकली इसको क्या कह सकते हैं? इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये देखेगा कि कितनी स्पीड से आ रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये ऑब्जेक्ट इसको कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से दोनों कोलिजन में अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नो ये सर। जो ये वाला टर्म है U1 माइनस U2, वो क्या है? U1 माइनस U2 वाला टर्म है, वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी कोलिजन करवाना चाहता है। आया समझ में ये? कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके। दूसरी चीज V2 माइनस V1, ये क्या है? V2 माइनस V1 देखो ध्यान से क्या है। इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बोल सकते हैं, या फिर इसी चीज को मैं V2 माइनस V1 देखे, ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है। ओके। अब वापस मैंने इस आदमी को इधर बिठा दिया, बोला भाई इसको देख, कितनी स्पीड से आते हुए दिखेगा वो? V2 माइनस V1 स्पीड। या फिर हाँ मैं ऐसा सर। बोल सकता हूँ कि अब ये दोनों कितनी स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो कितनी स्पीड से दूर जा रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एनी डाउट? नो समझ में आ गया पक्का? यस सर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दोनों क्या रहेगी? ये दोनों कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। मतलब जितनी स्पीड से पहले एक दूसरे से टकराने वाले थे, नजदीक आ रहे थे, टकराने के बाद उतनी ही रिलेटिव स्पीड से दोनों एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। कोई डाउट? लिख लिया? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लिख लिया? यस छी 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 छी, लिख लिया सबने? नहीं लिखा? कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा बेटा तुम लोगों में। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो जल्दी से। हाँ सर लिख लिया। अश्मी आ रहा है समझ में? यस सर। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होना चाहिए। ओके। और ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। वही चल रहा है अभी तक हमारा, राइट? कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन चल रहा है। कोई डाउट? नो सर। अरे यार हाँ ना, कुछ बोल दो। नो सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। पक्का समझ में आ गया? यस सर। पक्का समझ में आ गया? चलो। यस सो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इस इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। ओके। यहाँ तक करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करो। लिखो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg। टू ऑब्जेक्ट्स, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। उसके बाद हम लोग वापस V1 V2 को तो सॉल्व करना था हमको, राइट? हमें V1 V2 मैथमेटिकली नहीं पता अभी, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg। टू ऑब्जेक्ट्स of mass 2 kg and 3 kg. Two objects of mass 2 kg and 3 kg is moving with a speed of 5 meter per second and 2 meter per second respectively. Is moving with a speed of 5 meter per second and 2 meter per second respectively in same direction. आया समझ में? यहाँ तक? यस सर। ओके, राइट। इसके बाद लिखो इफ
they both collide, if they both collide head on, they both collide head on elastically, completely elastically. If they both collide head on completely inelastic, completely elastically, then find velocity of both the objects. Then find velocity of both the objects after collision. Then find velocity of both the object after collision. आया समझ में? हाँ सर। करो फटाफट। Done. डन 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 हो गया नहीं हुआ? सिंपल क्वेश्चन था, इसको यूज कर लो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसका यूज करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था? मास कितना दिया रहा है? मास कितना दिया था एक बार बता दो। 2 kg और 3 kg। 2 kg 3 kg। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड दोनों टकराए, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, कंप्लीटली इलास्टिक हो रहा है। ओके, अगर हेड ऑन कोलिजन और कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। u1 u2 इधर लिख लेते हैं, m1 m2 लिख लेते हैं साइड पे। चलो बेटा सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से। m1 आएगा 2 kg, m2 आएगा 3 kg, u1 आएगा 5 kg, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, u2 आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? कोई डाउट? v1 पता नहीं कितना, v2 पता नहीं कितना। सबसे पहले ये लगा लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, राइट? अरे हाँ, यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, यही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। सो u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। u1 कितना है? 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। 5 माइनस 2 कितना? 3 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। कोई डाउट? ये मिल गया एक। दूसरा कहां से मिलेगा? एक इक्वेशन मिल गया बेटा। जब भी दो वेरिएबल होते हैं एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए होते हैं। दूसरा इक्वेशन लगा दो तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा? मास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। m1 u1 2 kg 5 kg कितना? 10। m2 u2 3 kg 2 kg कितना? 6। m1 v1 मास पता है पर v1 नहीं पता। m2 v2 मास पता है, v2 नहीं पता। 10 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 5 v1 प्लस 3 v2। हाँ या ना? देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये मिल गया। दोनों को सॉल्व करना आता ही है सबको? यस सर। हाँ या ना? एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इक्वेशन को, और फिर इसमें ऐड कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इज इक्वल्स टू 5v2 माइनस 5v1। अब इसको और इसको ऐड करने पे 5v1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस 16 31 सर वो इज इक्वल्स टू 2 बताएगा। 5v2। सर वो m1 2 kg है, 5 नहीं है। कितना है m1? अरे 2 यार हाँ 2 है kg। ना, ये सॉरी मैं स्पीड ले ली।
मैंने स्पीड ले ली, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं हुआ। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, राइट। v1 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। 6 इज इक्वल्स टू 2v2 माइनस 2v1। इसको और उसको ऐड कर लेते हैं। सो 16 प्लस 6 कितना होगा? 22। सही है। 2v2 माइनस 2v1 प्लस 2v1 प्लस 3v2। v1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 5v2 इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ से v2 आ जाएगा 22/5। पुट आउट मीटर पर सेकेंड। जैसे ही v2 आ गया v1 भी आ जाएगा। कितना? v1 कितना है भाई? v1 को पुट कर लेंगे इधर, इधर v2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, तो आएगा 16 इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस 3 टाइम्स 22/5। कर लोगे आगे या करके दिखाऊं पूरा? कर लोगे? 16 माइनस 3 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 66 डिवाइडेड बाय 5। 16 फाइजा 80 80 माइनस 66 26 बाय 5 इंटू 2 13/5। सही है। यस सर। कुछ गड़बड़ नहीं किया मैंने मैथमेटिक्स में, देख लो जस्ट। पुट आउट सर वो 80 Put माइनस out बेटा। 66 80 माइनस 60 60 हाँ सर 14/5 आएगा। 80 माइनस 14 आएगा। अरे हाँ 66 14 14 66। तो यहाँ पे आएगा कितना? 14। और फिर 2 से कट होगा तो 7/5 आएगा, राइट। यस सही है। Yes. 7/5। यस सर। 22/5 and 7/5 is initial and final, final velocity of both the objects. Good out. Good out. नो सर। अब हम वापस पुराने चीज पे आते हैं जो हम लोग कर रहे थे कि भाई v1 और v2 का सॉल्यूशन चाहिए था, राइट हमें। अरे याद आया, ये तो जस्ट एक न्यूमेरिकल करवा दिया, वरना हम कर क्या रहे थे एक्चुअल में? एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे? दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड कर रहे हैं हेड ऑन कंप्लीटली इलास्टिक, तब हम क्या करना चाहते थे? दोनों का फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते थे, v1 एंड v2, राइट। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहला इक्वेशन क्या लिखा बेटा? बोलो जल्दी से। अरे यार बोलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा। यस सर। यस सर। m1u1 plus m2u2 is equals to m1u1 plus m2v2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहला इक्वेशन लिखा था। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद लिखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, राइट। इन दोनों को कॉमन निकाल के फिर डिवीजन कुछ कर दिया, तो हमें पता चला कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये किया। गुड आउट। और इसके बाद हमें फाइनल क्या यूज करना है? हमें फाइनल चेंज, मतलब फाइनल क्या चाहिए? v1 और v2 का एक्सप्रेशन चाहिए। हमारा फाइनल ये गोल है, राइट। ये पहली चीज की m1v1 प्लस m2v2। दूसरी चीज क्या कर ली? हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ हाफ m u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ 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 कैंसिल। तो ये पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये ke इनिशियल इक्वल्स टू ke फाइनल। इन सबको एक बार मैंने कुछ किया तो उससे मुझे क्या मिला? क्या मिला? U1 minus 2. 1 minus u2 is equal u1 to minus u2 is equals to v2 minus v1। u1 minus u2 is equals to v2 minus v1। velocity of separation is equals to velocity of approach। मुझे क्या चाहिए था? मुझे बेटा ये नहीं चाहिए, ये तो हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया। हमें v1 और v2 बताओ। तो एक काम करता हूँ, v1 को इस तरफ ले जाते हैं, तो v2 की वैल्यू क्या आएगी? u1 minus u2 plus v1 आएगी। Yes. हाँ ना। v2 की ये वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल देते हैं, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में डाल देते हैं v2 की, सॉरी v1 की नहीं, v2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? इस इक्वेशन में v2 की ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो v2 हट जाएगा तो v1 मिल जाएगा। so m1u1
प्लस M2U2 ये पहला लिख लिया इज इक्वल्स टू M1V1 ये दूसरा भी लिख लिया प्लस M2V2 V2 की ये वैल्यू M2 के साथ मल्टीप्लाई होकर करेंगे तो पहले M2U1 आएगा M2U1 माइनस M2U2 प्लस M2V1 समझ में आया पहला ये इक्वेशन समझ में आ गया ये इक्वेशन समझ में आ गया अब मुझे सॉल्व Yes. किसके लिए करना है मुझे सॉल्व करना है V1 के लिए आई हैव टू सॉल्व फॉर V1 ओके तो V1 के लिए सॉल्व करने के लिए बाकी सबको इस तरफ ले आते बाकी सबको बुला लेते तो M1U1 M2U2 ये तो ऑलरेडी इस तरफ थे V1 के लिए सॉल्व करना है तो ये बेकार का है इसको इस तरफ बुलाओ ये बेकार का है इसको इस तरफ बुलाओ प्लस M2U2 माइनस M2U1 हाँ ना Yes. इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 कॉमन निकल जाएगा V1 गुड आउट No. ये वाले टर्म में V1 है ये वाले टर्म में V1 है दोनों को कॉमन निकाल लिया अब इसमें से देखो इसमें मैं U1 को साथ में ले लेता हूँ U2 को साथ में ले लेता हूँ ये U1 और ये U1 वाला टर्म है तो यहाँ पे आएगा U1 टाइम्स M1 माइनस M2 टाइम्स U1 प्लस इसमें से U2 कॉमन निकाल लेते हैं या फिर कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं ना ये तो M2U2 दोनों इक्वल ही है सो 2M2U2 हो जाएगा और M1 M2 उस तरफ है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं समझ में आ रहा है Yes. यस सर ये V1 का इक्वेशन मिल गया ये V1 का इक्वेशन मिल गया Yes. यस सर अरे हाँ बोल दो बेटा जल्दी से हाँ, लिख लो फटाफट लिख लो जल्दी से लिख लो V1 का इक्वेशन और मिल गया अब एनसीईआरटी में बाय डिफॉल्ट U2 को क्या लिया है एनसीईआरटी में बाय डिफॉल्ट U2 को क्या लिया है 0 लिया है तो एनसीईआरटी के हिसाब से V1 का इक्वेशन आ जाएगा M1 माइनस M2U1 अपॉन M1 प्लस M2 ये एनसीईआरटी का आएगा ओके कर लो फटाफट लिख लो डन 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 हो गया हाँ सर हो गया सबका हो गया हो गया बेटा सबका यस सर लिख लिया इतना चलो सो हमको V1 मिल गया एक बार V1 मिल गया तो V2 भी ढूंढ सकते हैं V2 इज इक्वल टू दिस तो V1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे ओके लिख लिया होगा सबने यहाँ तक V1 की वैल्यू इधर पुट करते हैं सो V2 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2 प्लस V1 देखो इतना बड़ा टर्म है वो लिखेंगे इधर M1 माइनस M2 टाइम्स U1 प्लस सॉरी डिवाइडर में क्या है M1 प्लस M2 है ओके प्लस 2M1 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 ये तुम्हारा पूरा टर्म आ गया V1 का हाँ ना ओके अब क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं
इधर भी एलसीएम तो सेम होना चाहिए, तो m1 m2 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सारे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। एम आई ऑडिबल? Yes. समझ में आया क्या करना चाहने वाले? चलो, सो V2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? m1 m2 जो एलसीएम है उसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला टर्म बनेगा m1 u1 m2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m2 u1 माइनस m1 u2 माइनस m2 u2। कोई डाउट? No, sir. पहली लाइन में कोई डाउट? चलो इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस m1 u1 माइनस m2 u1 और प्लस 2 m2 u2, दिस होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? Yes. वैल्यू पुट की। अब चलो कोई कट पिट हो रही है कहीं पे, देख लो कहीं पे कुछ काट सकते हैं हम। कोई इक्वल इक्वेशंस दिख रहे हैं, m2 u1 है इधर, वहां पे देखो ये m2 u1 दिख रहा है, Yes. ये प्लस m2 u1 है, ये माइनस m2 u1 है, कट जाएगा कट जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो m1 u1 और इधर भी m1 u1 है, पर दोनों एडिशन है, प्लस प्लस है। सो V2 की जो पहली जो V2 की इक्वेशन बनेगी उसके अंदर m1 u1 m1 u1 2 m1 u1 बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स m1 u1। ओके, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। मैं इस पे सर्कल बना देता हूँ ताकि इस पे नजर ना जाए। m1 u2 m2 u2 2 m2 u2। अब देखो ये 2 टाइम्स m2 u2 माइनस m2 u2, तो बचेगा प्लस m2 u2, ये बचेगा। Yes. कोई डाउट? प्लस m2 u2 बचेगा और माइनस m1 u2 तो है ही, तो माइनस m1 u2, दिस होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से तुम्हें V2 मिल जाएगा। V2 को सबसे लास्ट में लिख लेता हूँ। m1 वाला टर्म मतलब u1 वाले टर्म अलग लेते हैं, u2 वाले टर्म अलग लेते हैं। तो u1 वाला टर्म देखोगे तो आएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 दिस टाइम्स u1 प्लस u2 कॉमन निकाल लेते हैं। u2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u2। समझ में आ गया? Yes. ये तुम्हारा V2 आ गया। अब एनसीईआरटी में V2 U2 0 लिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से तुम्हारा आंसर सिर्फ इतना आएगा 2m1 अपन m1 प्लस m2 इंटू u1। पर हम लोग इतना पहले लिख लो, जल्दी से लिख लो यहाँ तक। जल्दी से लिख लो ये। आ रहा है समझ में सब? यस हो गया बेटा? डन? आयुष तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हो तुम? Am I audible to all? Yes, Am I sir. audible to all? Okay. हो गया इसका आंसर? ठीक है।
लिख लिया यहाँ तक सबने? हाँ सर। आयुष, यू आर नॉट ऑडिबल. चलो आगे बढ़े. ओके, रिजॉइन कर लो बेटा. चलो स्टार्ट करें. Yes. Oh, am I audible? Yes. यहाँ तक? No. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जो भाई बढ़े आगे. ओके, सो इसमें देखो, अब कुछ केसेस देख लेते जल्दी से. ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, मतलब रटना नहीं है बिल्कुल भी. कैसे डिराइव किया वो याद रखना, डेरिवेशन डायरेक्ट आ सकता है. ओके, तो वापस मैं बोल रहा हूँ क्या किया. सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल लगाया. उससे मुझे मिला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और उसके बाद मैंने v2 का निकाल के v2 की वेलोसिटी v1 के टर्म्स में निकाल के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन में डाल दी. और उसको फिर वापस सिंप्लीफाई किया, उससे आंसर आ गया मेरा ये वाला. ओके, Yes. गुड आउट. चलो, सो देखो v1 को मैं वापस लिख लेता हूँ बोर्ड पे. v1 कितना आया? सो u1 का कॉफिशिएंट है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. गुड आउट. Sir, गुड आउट यहाँ तक? हाँ बोलो. sir, board blur दिख रहा हाँ सर. बोर्ड ब्लर दिख रहा है? है. अच्छा. बहुत ब्लर हो गया. बहुत ब्लर है. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ. ओके, सो बेटा हमने v1 और v2 को वापस इधर लिख लिया. ओके, अब केस 1 लेते हैं जो तुम्हारा एनसीईआरटी का है. केस 1 क्या है? इफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? तो तुम्हारा v1 कितना आ जाएगा? u2 0 है. ओके, इसका मतलब u2 तुम्हारा 0 है. अगर u2 0 है तो तुम्हारा v1 आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1. और v2 जो आएगा वो आ जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. गुड आउट. पहला केस समझ में आया? फर्स्ट केस समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल. हेलो, बोर्ड क्लियर है? ओके, हाँ सर, अभी क्लियर. फर्स्ट केस समझ में आ गया? फर्स्ट केस Yes. समझ में आ गया. जो तुम्हारा के अंदर दूसरा केस लेते हैं कि अगर मान लो मासेस इक्वल है. ओके, दूसरा केस क्या लिया? इफ m1 इज इक्वल्स टू m2. अब क्या होगा? अगर m1 इज इक्वल्स टू m2 है तो तुम्हारा v1 कितना आएगा? सो आई कैन राइट v1 m1 माइनस m2 0 हो गया. तो ये पूरा 0, सिर्फ बचेगा क्या? 2m अपॉन m प्लस m मल्टीप्लाई बाय u2. m से m कैंसिल हो जाएगा. 2m mm Yes. ऐड होके वापस 2m, 2m से 2m कैंसिल. v1 इज इक्वल्स टू u2. हाँ या ना? Yes. v1 इज इक्वल्स टू u2 आ जाएगा. और v2 की अगर वैल्यू पुट करें, v2 का इक्वेशन लिखे. v2 में देखो पहले क्या है? 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m टाइम्स u1 प्लस 0 हो जाएगा. m2 माइनस m1 कर रहे तो इधर से 2m भी कैंसिल हो जाएगा. v2 इज इक्वल्स टू u1. क्या किया? ये क्या हुआ?
V1 U2 के इक्वल आया, V2 U1 के इक्वल आया, मतलब जब दोनों टकराए तो दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लिया, ऐसा बोल सकते हैं। ये 5 से आ रहा है, ये 2 से आ रहा है, दोनों टकराए उल्टा हो जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। ओके, दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लिया जब क्या मास इक्वल हो तब। कोई डाउट ये केस में? कोई डाउट? ओके, अब दूसरा सेकंड थर्ड केस लेते हैं कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, जैसे एक बॉल आ रहा है और एक वॉल से टकरा रहा है, समझ में आ रहा है? एक बॉल आया, वॉल से टकराया। वॉल क्या है? वॉल एक ऐसी चीज है जिसका मास बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो इफ m2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन m1, ओके, एक छोटा सा बॉल है, वॉल से टकरा रहा है, उस केस में v1 कितना होगा? v1 कितना होगा? m2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन m1। तो ये जो इक्वेशन है, m1 तो बहुत छोटा है, मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, माइनस m2 बचेगा। सिमिलरली नीचे m1 प्लस m2 में से m1 तो बहुत छोटा है, मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो सिर्फ m2 बचेगा टाइम्स u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। बेटा एक वॉल है तो वो तो रेस्ट पे रहेगी, वॉल तो कहीं मूव नहीं करने वाली। आ रहा है समझ में? यस Yes, sir. ओके, सो बाकी का जो टर्म है वो तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वॉल u2 जीरो रहने वाला है। सो v1 की वैल्यू कितनी आई? m2 से m2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो v1 विल बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u1। क्या पता चला इससे? क्या पता चला इससे? अरे इससे क्या पता चला, जल्दी बोलो। बेटा ये क्या कहना चाहता है? v1 इक्वल्स टू माइनस u1, इसका मतलब क्या? बॉल को जो स्पीड से फेंका उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। यस हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। गुड आउट। नो सर। ओके, सो यहां तक करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है बेटा, सारी एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो करने के लिए, राइट? चलो बाय बाय। बाय सर। बाय 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 बाय। बाय सर। बाय 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 बाय।